वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अमीरा अली और मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में कि आईयूआई क्या प्रोसीजर होता है, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसको कब किन केसेस में करवाना चाहिए और इसको किन केसेस में नहीं करवाना चाहिए, इसका सक्सेस रेट क्या है, इसके फेल होने की रीजंस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आईयूआई के बारे में कि आईयूआई होता क्या है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम मेल पार्टनर से स्पर्म्स लेकर फीमेल की यूट्रस के अंदर डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं। अब ये जो आईयूआई का प्रोसीजर है ये नॉर्मल कंसेप्शन से कैसे बेहतर है। अब नॉर्मल कंसेप्शन से ये ऐसे बेहतर है कि नॉर्मल कंसेप्शन में चूंकि स्पर्म्स पहले डिपॉजिट होते हैं वेजाइना के अंदर और वेजाइना से फिर ये सर्विक्स में जाते हैं और सर्विक्स से फिर कुछ ही स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो कि यूट्रस तक पहुंच पाते हैं। तो यूट्रस में जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है वहां से एग ने आना होता है। तो यूट्रस में ही जो है वो स्पर्म अगर जाएगा तो चांसेस ज्यादा होंगे। आईयूआई में स्पर्म्स हम डायरेक्टली यूट्रस के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग है उसके आसपास डिपॉजिट करते हैं और वहां से वहीं पर ही एग ने आना होता है और इनके फर्टिलाइजेशन के चांसेस फिर ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आईयूआई में हम स्पर्म्स को क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं और उसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती हैं। इसमें से डेड स्पर्म्स निकाल दिए जाते हैं और प्योर और बड़े अच्छी क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं उनका जो सैंपल होता है हम उसको यूट्रस के अंदर डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम इसको टाइम्ड करते हैं, प्लान करते हैं और ओव्यूलेशन के आसपास करते हैं, इसलिए वही टाइम होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और नंबर 4, इसके अगर सक्सेस रेट की बात करें तो इसकी सक्सेस रेट चूंकि अगर एक नॉर्मल कंसेप्शन की हर साइकिल में चांसेस 4 to 5% होते हैं, तो आईयूआई के साथ जो चांसेस होते हैं वो 8 to 10% होते हैं। यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की ट्राई करते वक्त जो चांसेस होते हैं आईयूआई से वो सक्सेस रेट डबल हो जाता है। तो ये तो इसके बेनिफिट्स थे। अब हम बात करेंगे कि इसकी इंडिकेशंस क्या क्या है, किन केसेस में आईयूआई हम कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आ जाता है। आल्दो गाइडलाइंस में कहा जाता है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ का तरीकाकार बेस्ट है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी होती है जिसमें मेल पार्टनर ठीक होता है, आपकी ट्यूब्स ठीक होती हैं, ओव्यूलेशन ठीक होती है, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस रिपोर्ट ठीक होता है और इनफर्टिलिटी की कोई भी रीजन समझ में नहीं आती। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो आईवीएफ को अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पहले आईयूआई के 2 से 3 साइकिल्स ट्राई कर लें, क्योंकि आईवीएफ का तरीकाकार एक कॉस्टली तरीकाकार है, लेकिन आईयूआई की कॉस्ट बहुत ही रीजनेबल होती है और इसके सक्सेस रेट्स भी अच्छे हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बाद जो नेक्स्ट इंडिकेशन है वो है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। जब मेल पार्टनर में बाज़-औक़ात कुछ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जैसे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मसला आ जाता है या फिर उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला आ जाता है, तो इस तरह के जो मसले होते हैं जब किसी भी वजह से मेल पार्टनर इंटरकोर्स नहीं कर पाता प्रॉपरली, तो इस तरीक़ाकार को यूज़ किया जा सकता है। हम इस तरीक़ाकार से स्पर्म्स लेकर मेल से हम आर्टिफिशियली उसको यूट्रस में डिपॉजिट कर सकते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे हम स्पर्म काउंट की या फिर एब्नॉर्मल सीमन एनालिसिस की। अगर सीमन एनालिसिस में स्पर्म काउंट लो है या फिर स्पर्म की मोटिलिटी कम है या फिर स्पर्म की बनावट यानी मॉर्फोलॉजी खराब है, तो इन इंडिकेशंस पर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है ये, तो हम आईयूआई का प्रोसीजर कर सकते हैं। या आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए आईयूआई ज़्यादा बेहतर है या फिर ये रिपोर्ट इतनी ख़राब है कि अब आपके पास आईवीएफ के अलावा कोई हल नहीं बचा। इसके अलावा एक और इंडिकेशन है कि एंडोमेट्रियोसिस का जो मसला होता है, अगर इसमें आपकी ट्यूब्स अभी तक बची हुई हैं, पेटेंट हैं आपकी फेलोपियन ट्यूब्स, तो आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं उसमें भी आईयूआई के। और इसके अलावा जो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है यानी कि एनओव्यूलेटरी साइकिल होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स जिनमें आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्राई कर ली होती है और ओवेरियन ड्रिलिंग ट्राई कर ली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होती, तो उसमें हम आईयूआई का तरीकाकार यूज करते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं।
तो ये थी इसकी कुछ इंडिकेशंस। इसके अलावा एक और इंडिकेशन है कि सर्वाइकल फैक्टर की इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जिसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस आ जाती है या फिर सर्वाइकल म्यूकस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब सर्विक्स एक म्यूकस प्रोड्यूस करती है अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि बड़ा थिन होता है और स्पर्म की मोटिलिटी में ये बड़ी हेल्प कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो जो सर्विक्स से म्यूकस बनता है वो थिक होता है, जिसकी वजह से स्पर्म को पेनिट्रेट करने में बड़ा मसला होता है। तो इसलिए इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपकी जो सर्विक्स है, यूट्रस का मुंह है जो, वो उसकी स्कारिंग हुई है और वो बंद है, जिसकी वजह से स्पर्म मूव नहीं कर सकते और उसमें से सिर्फ कैथेटर गुजर सकता है, तो हम कैथेटर के जरिए फिर आईयूआई का प्रोसीजर करके यूट्रस के अंदर स्पर्म्स को पहुंचा देते हैं। तो ये इंडिकेशंस थी। अब हम बात करेंगे कि किन किन केसेस में आप आईयूआई नहीं कर सकते। अगर आईयूआई की 2 से 3 ट्रायल्स फेल हो चुकी हैं तो फिर अब आपने मजीद आईयूआई नहीं करना, बल्कि अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आईवीएफ का है। इसके अलावा अगर आपकी ट्यूब्स पेटेंट नहीं है, ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज है, तो आईयूआई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग नहीं पहुंच पाएगा। आप स्पर्म को तो पहुंचा देंगे लेकिन एग नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत ही लो है, आपके अंदर एग ही नहीं बन रहे, तो स्पर्म को यूट्रस के अंदर पहुंचाने का कोई भी फायदा नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई एक्टिव जेनिटल ट्रैक्ट की कोई इन्फेक्शन चल रही है, तो ऐसे में आईयूआई करने का मतलब उस इन्फेक्शन को फ्लेयर अप कर देना है, तो ऐसे में आपने नहीं करना, आईयूआई को आपने अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि आईयूआई जो है उसका तरीकाकार क्या है। अब इसमें होता ये है कि हमने पेशेंट के कुछ टेस्ट करने होते हैं। पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे पर हम उसके हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं। फीमेल पेशेंट के एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन का लेवल चेक किया जाता है उसके अंदर, और उसके बाद उनको पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन से हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन देते हैं, जिसमें ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है एग्स बनाने के लिए। और जब ओव्यूलेशन, उसके बाद हम ओव्यूलेशन को ट्रैक करते हैं रेगुलरली अल्ट्रासाउंड करके। जैसे ही हमें पता चलता है कि अब एग बन गया है, 18 to 20 mm का गुड साइज एग बन गया है, तो हम फिर सीमन को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। सीमन का सैंपल लेने लग जाते हैं। हस्बैंड का फ्रेश सीमन का सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और उसके बाद जब इसको वॉश करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि इसके अंदर एक हम रिएजेंट डालते हैं, और रिएजेंट के डालने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 10 मिनट्स के लिए 1600 RPM की स्पीड के ऊपर। और इससे होता क्या है कि जो सुपरनेटेंट आ जाता है सेंट्रीफ्यूज के बाद, जो ऊपर वाला रेजिडुअल मटेरियल आता है उसको डिस्कार्ड करके जो नीचे की जो पैलेट होती है उसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। उसके बाद उसमें एक बफर डाला जाता है जो कि स्पर्म को वॉश करने के काम आता है। उसके मिक्स करके हमने एक दफा फिर सेंट्रीफ्यूज पर अगेन स्पिन करना होता है। तो फिर अगेन आप देखेंगे कि वो सुपरनेटेंट आएगा ट्यूब के ऊपर, आपने सुपरनेटेंट को वेस्ट कर देना है। जो रेजिडुअल मटेरियल होगा अगेन उसमें आपने बफर डालना है, फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 10 मिनट्स के लिए। तो 2 दफा का स्पिन किया हुआ जो मटेरियल होगा उससे स्पर्म बिल्कुल वॉश हो जाएंगे। आपके पास जो पोस्ट वॉश सैंपल आएगा उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखेंगे तो बड़ी अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स हमें हासिल हो जाएंगे। उस स्पर्म के सैंपल को 0.3 से 0.5 ml तक का सैंपल हम एक कैथेटर में लेते हैं, जिसको आईयूआई कैथेटर कहा जाता है। उसके अंदर हम फिल करते हैं और फीमेल को अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन हम एक इंजेक्शन देते हैं, जिसको HCG का इंजेक्शन कहते हैं, ताकि ओव्यूलेशन हो सके। मीनवाइल हम पेशेंट का ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ओपीडी में ही ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है विदाउट एनेस्थीसिया। कोई बेहोशी नहीं देनी पड़ती, कोई खास प्रेपरेशंस नहीं करनी पड़ती, पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। आपने स्पेकुलम डालना है, कसको स्पेकुलम, आपने सर्विक्स को विजुअलाइज करना है, और उसके बाद जेंटली आपने स्टरलाइजेशन मैयर के बाद आपने कैथेटर को इंसर्ट करना है, और कैनुला से आपने इंजेक्ट कर देने हैं स्पर्म्स का सैंपल, जो वॉश स्पर्म्स हैं उनको यूट्रस के अंदर।
इस प्रोसीजर के बाद आपने पेशेंट को 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट करवाना है कि वो सुपाइन लेटी रहे। उसके बाद आपने पेशेंट को कुछ घंटे ऑब्जर्व करके पेशेंट को आपने डिस्चार्ज कर देना है। नेक्स्ट आपने फिर पेशेंट का 14 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है। इससे पहले हम आप पेशेंट को कोई इम्प्लांटेशन की मेडिसिन भी दे सकते हैं जिससे इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलती है। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता तो इस साइकिल को 2 से 3 बार IUI को रिपीट किया जा सकता है। तो सक्सेस रेट की हम पहले भी बात कर चुके थे, 8 to 10% इसका सक्सेस रेट है ईच साइकिल का। और इसके जो रिस्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि ये प्रोसीजर है, यूट्रस के अंदर एक कैथेटर जाता है। इसके अलावा आपको बाज़ औक़ात इसका मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस हैं क्योंकि हम ओवरीज को स्टिमुलेट करने की मेडिसिन देते हैं इसमें। इसके अलावा एक और रिस्क इसमें आ सकता है OHSS का, कि एग्जैजरेट हो जाती हैं आपकी ओवरीज, स्टिमुलेटेड ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी ओवरीज में सिस्ट बन सकती हैं और फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारा था IUI की सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन IUI एक ब्लेसिंग है, इसने फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।